Hello student, welcome in my biology classes. Now in the sequence of the chapter structure of chromosome, cell cycle and cell division, we have discussed already the different changes which is seen in the interphases G1, S and G2 phases, and already we have discussed about the changes in the mitotic phase, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. So we have discussed all these things. Now we are going to discuss about the change in the chromosome number and C value. So now we are going to discuss about the C value. So changes in the C value, changes in C value and chromosome number. Chromosome number in cell cycle. तो सेल साइकिल में ये जो सी वैल्यू और क्रोमोसोम नंबर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस, ये आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सी वैल्यू? सी वैल्यू होता क्या है? व्हाट इज द सी वैल्यू? सी वैल्यू का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ द डीएनए कंटेंट विच इज फाउंड इन द जीनोम. सो अमाउंट of DNA content in genome. तो किसी जीनोम में पाए जाने वाला जो टोटल डीएनए होता है, पूरा डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं? सी वैल्यू कहते हैं. अब जीनोम क्या होता है? व्हाट इज जीनोम? सो जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फाउंड इन अ सेल और अ ऑर्गेनिज्म. सो इट इज अ कंप्लीट सेट. It is a complete set of information. So genetic information की हम बात कर रहे हैं. It is a complete set of genetic information. Genetic information, that is DNA, found in cell or organism. तो किसी एक सेल में या एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है, उसी को हम कहते हैं जीनोम. अब इस जीनोम में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोडिंग पार्ट भी आ जाता है, नॉन कोडिंग पार्ट. यानी कोडिंग पार्ट, कोडिंग, इट इंक्लूड्स कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ. सो इट इंक्लूड्स both coding and non-coding sequences. कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो कोड करके प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि वो जीन की बात हो रही है. ठीक है, जैसे हमने यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन पढ़ा था. तो यूक्रोमैटिन वो वाले पार्ट होते हैं जो कि एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं. हेट्रोक्रोमैटिन में बहुत सारे जो नॉन एक्सप्रेसिव पार्ट होते हैं वो आ जाते हैं. सो इसमें कंप्लीट एक पूरा डीएनए जो होता है, उस पूरे अमाउंट को ही हम बेसिकली जीनोम कहते हैं. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जीनोम. तो जीनोम के अंदर पाया जाने वाला टोटल डीएनए कंटेंट ही क्या कहलाता है? सी वैल्यू कहलाता है. Now this C value is generally measured in the gametes. Gamete यानी कि haploid cells. So it is measured in haploid cells. So haploid cells में क्या आ जाएंगे? जैसे कि हमारे ह्यूमंस में स्पर्म की बात करें, स्पर्म सेल having 23 chromosomes. इसके साथ साथ एग सेल की बात कर लेते हैं. सो इन द स्पर्म सेल एंड एग सेल हैविंग 23 क्रोमोसोम्स. तो यहां पे भी कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड दीज 23 क्रोमोसोम्स हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. दिस इज द complete set having all the information information
regarding development, regarding function and reproduction of organism. ओके, सो यहां पे जो 23 है, दिस इज नॉट अ हाफ सेट. हाफ सेट तो हम इसको कह सकते हैं, बट हाफ सेट हैविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म में को चलाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इसके पास पूरे इंफॉर्मेशन है. एंड दिस कंप्लीट सेट फ्रॉम द पैटर्नल और मैटरनल. तो ये 23 फ्रॉम द फादर साइड एंड दिस 23 फ्रॉम द मदर साइड, दे कम्स during the fertilization comes closer, they fuse together and form the 46 chromosome. तो ये जो 46 chromosomes होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? homologous pair के फॉर्म में. That is this 5 from the father side and this 5 from the mother side. So they will just make a pair like a complete set. So यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे homologous pairing हो रही है. So this 5 जो shape और size के हिसाब से जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं वो उसके साथ पेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं. सो यहाँ पे दिस 23 क्रोमोसोम हैविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट जो हम सी वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली हम हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं. और इस हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और उसके रिप्रोडक्शन, यानी कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन है उसके पास. सो इट मीन्स दैट द सी वैल्यू इज इक्वल टू एन. अगर हम सी वैल्यू को अगर हम सी के टर्म से मेजर करें तो सी वैल्यू जो है वो एन के बराबर होती है. ठीक है. नाउ दिस सी वैल्यू इज मेजर्ड इन पिकोग्राम. सी वैल्यू को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? पिकोग्राम में मेजर करते हैं. तो अगर सी एन की वैल्यू अगर सी के बराबर है, एन इज इक्वल टू सी, इट मीन्स 2n इज इक्वल टू 2c. 2n इज इक्वल टू 2c क्योंकि एक सेट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. चूंकि यहाँ पे 2 सेट है तो इन सी वैल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस सी वैल्यू, हाउ दिस क्रोमोसोम नंबर चेंजेस. सो यहां पे देख लेते हैं कि हमने जो सेल साइकिल पढ़ा था उस सेल साइकिल में जो अलग अलग फेजेस हम ट्रांजिशन में जाते हैं. सो दिस इज द एम फेज, दिस इज द G1 फेज, दिस इज द S फेज एंड G2 फेज. सो दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 एंड दिस इज M फेज. नाउ इफ वी स्टार्ट विद द G1 फेज, सपोज यहां पर कोई सेल हमने ली है जो कि नॉर्मल सोमैटिक सेल है. एंड एज यू द नॉर्मल सोमैटिक सेल इसका प्लॉइडी नंबर क्या होता है? 2n होता है. सो द क्रोमोसोम नंबर इज 2n एंड अगर 2n है तो इसकी सी वैल्यू क्या होगी? सी वैल्यू क्या होगी? 2c. और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 2n होगा. सो द क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n एंड द प्लॉइडी एंड द सी वैल्यू विल बी 2c. ड्यूरिंग द एंटायर G1 फेज यहां तक सेल आगे क्या हो जाता है? थोड़ा सा ग्रो कर जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग द एंटायर फेज कोई भी क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ने इसको समझा होगा कि G1 फेज में क्या होता है? सबसे पहले तो सेल की साइज इंक्रीज करती है. जितनी भी तैयारियां हैं, जितनी भी प्रिपरेशन है जो S फेज के लिए चाहिए वो सारी प्रिपरेशन कहां होगी? G1 फेज में हो जाएगी. दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स required for the DNA replication or enzyme required for the DNA replication, that enzyme for the transcription क्योंकि यहाँ पे mRNA, tRNA, rRNA का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. उसके बाद बहुत सारे जो आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, उनके क्रोमोसोम नंबर्स उनके जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. तो ये सारी जो तैयारियां हो रही है वो कहाँ हो रही है? G1 फेज में हो रही है. इवन इन द लोअर ऑर्गेनिज्म आपने ये भी पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 50% यहां सिंथेसाइज हो जा रही है एंड 50% एस फेज में. हायर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन द एस फेज. सो ये सारी चीजें हमने डिटेल में करी हैं. तो इन द एंटायर G1 फेज देयर इज नो चांस ऑफ द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर. तो यहां पर जो
एंड में हमको जो क्रोमोसोम नंबर मिलता है वो 2n मिलता है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर C वैल्यू मिलेगी वो भी कितनी होगी, 2C मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होना है, S फेज में होना है। तो जो कुछ भी चेंज होगा वो कहाँ होगा, S फेज में होगा। अब ये सेल जो है वो नाउ एंटर इनटू द S फेज, एंड इन द S फेज एज यू नो द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब बताया था कि डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो सपोज आप ऐसे समझ लो कि यहां पर अगर इन द S फेज अभी कोई क्रोमोसोम एंटर किया है और यहां पर उसकी ये सेल है, दिस इज द, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम। अब यहां पर इसके पास क्या है, डिप्लॉयड डीएनए है, दिस इज फर्स्ट डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दिस इज द डीएनए। तो इस क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए कंटेंट है, नाउ अगर ये रेप्लिकेट करेगा, इफ इट इज रेप्लिकेट तो क्या होगा, ये जो आपके डीएनए है वो डबल हो जाएंगे। सो इन द सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज द वन डीएनए, वन स्ट्रैंड, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, एंड नाउ ईच एंड एवरी स्ट्रैंड मेक इट्स ओन कॉपी। तो यहां पर एक कॉपी यहां बन गई और एक कॉपी यहां बन गई। तो अब आपको कितनी टोटल डीएनए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि अब जो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो यहाँ कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे कॉपी नंबर क्या हो गई, डीएनए का जो कंटेंट होगा वो इंक्रीज कर जाता है। सो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस S फेज व्हाट विल हैपन, द क्रोमोसोम नंबर विल बी 2C, सॉरी 2n, द क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n, क्योंकि दिस इज द वन क्रोमोसोम, दिस इज द वन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो C वैल्यू है, यहाँ पे जो C वैल्यू है वो कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई। तो पहले कितनी थी, 2C थी, 2C से कितना हो गया, 4C हो गया। बात समझ में आ रही है? दिस इज द क्रोमोसोम एंड इनसाइड द क्रोमोसोम दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जब ये रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा, अपनी कॉपी बनाएगा। तो जब ये कॉपी बनाएगा तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे वो अपनी एक एक कॉपी बना लेंगे। सो दिस डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, दिस डीएनए मेक इट ओन कॉपी। होता क्या है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है, सपोज यहाँ पे अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, दिस इज द 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो जब यहां पर रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर वुड बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इस स्ट्रैंड की एक कॉपी यहां बनेगी और इस स्ट्रैंड की एक कॉपी यहां बनेगी। तो अब यहां पे एक डीएनए से कितने बन गए, 2 डीएनए बन गए, यानी डीएनए कंटेंट क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो दिस वन 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। सो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो नया वाला डीएनए बना है इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो पैरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो न्यू होता है। So this one is parental, this one is new. This one is parental, this one is new. So that is why half DNA would be conserved. So that is why semi-conservative mode of replication. So इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो DNA है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है during the S phase, that is the replication phase. So the chromosome number will not change, but the C value will becomes double. Now it enters into the G2 phase. G2 phase में भी as you know कि what kind of the changes takes place. So यहाँ पे क्या होता है कि जो N phase यानी डिवीजन वाले जो phases होते हैं उनकी सारी तैयारी हमारे G2 phase में हो जाती है। जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स का एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ हो जाएगी, G2 phase में हो जाएगी। तो G2 phase में भी अब क्रोमोसोम में कोई डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द G2 phase
there will be same chromosome number. So chromosome number will be 2n and the C value will be 4C. Okay, now the cell enters into the M phase. अब M phase में देखिए क्या हो रहा है. M phase में प्रोफेज देन मेटाफेज. मेटाफेज में क्या हो जाते हैं, सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं. और जब एनाफेज होता है, एनाफेज में देखिए क्या होता है, आपने समझा होगा एनाफेज में कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ इस तरह से. मेटाफेज में देखिए क्या होता है, मेटाफेज में ये जो आपके दो क्रोमैटिड्स नजर आते हैं, दीज आर द 2 क्रोमैटिड्स, और ये स्पिंडल फाइबर अटैच रहती है. लेकिन जब एनाफेज आता है, ये आपका क्या है, मेटाफेज है, इट इज अ मेटाफेज. अब जब एनाफेज आता है सो ये शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर, बताया था मैंने कि देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर एंड दिस शॉर्टनिंग और अ कॉन्ट्रैक्शन इन द स्पिंडल फाइबर क्रिएट्स अ पुल और अ टेंशन ऑन द सेंट्रोमेरिक पार्ट. तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम होता है वो स्प्लिट हो जाता है. सो होगा क्या कि अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो इस अलग अलग हो जाएंगे, एक अपने पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा वाला दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा. सो देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज. सो एनाफेज में जब हम आएंगे तो एक क्रोमोसोम से कितने बने, 2 क्रोमैटिड बन गए, और वो जो 2 क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगते हैं. तो हमने एनाफेज में देखा था, एनाफेज में हमने क्या देखा था, लेट्स सी. In the anaphase, this is the centriole at the opposite pole. This is the aster rays and this is the spindle fiber. ये सब चीजें हमने पहले ही समझ रखी हैं. So this is the spindle fiber. Okay. And now this is the equator. और अब जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं, अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं. So chromosomal splitting takes place and they moves apart from each other. एक दूसरे के क्या होते हैं, दूर जाने शुरू हो जाते हैं. So here there is a movement starts during the early anaphase. So यहाँ पे देखिए अभी मेटाफेज में क्या थे, अगर हमने क्रोमोसोम नंबर कितना लिया था, 4 लिया था, तो अब मेटाफेज में, इन द मेटाफेज अगर क्रोमोसोम नंबर 4 है तो एनाफेज तक आते आते जो स्प्लिटिंग होती है, एनाफेज क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 4 की बजाय कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसी तरह का डायग्राम हमने वहां भी शो किया था कि क्रोमोसोम नंबर हमारे यहां से हम इजिली कैलकुलेट कर सके. सो क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द एनाफेज बिकम्स डबल. तो अब यहां पर अगर एनाफेज, दिस इज प्रो मेटा एना, तो एनाफेज जब हमारा स्टार्ट होता है मेटा के बाद, तो क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग हो जाती है और यहां तक आते आते जो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना हो जाएगा, 2n की बजाय कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा. और हमारी जो C वैल्यू होती है, C वैल्यू वो कितनी, अभी भी, हाँ, C वैल्यू जो होती है अभी भी कितनी है, 4C रहेगी. क्योंकि अगर आप एक सेल की बात करोगे तो सेल के अंदर तो क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, लेकिन अभी तक जो डीएनए वैल्यू है वो भी उस सेल के अंदर ही है, तो दैट इज 4C हो जाएगी. और एट द एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस, जब टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो यहाँ पे ये अपने पोल की तरफ मूव कर चुके होंगे, दे मूव्स टुवर्ड द पोल, यहाँ पे अपने पोल की तरफ पहुंच जाएंगे. ठीक है, एट द एंड ऑफ द एनाफेज, तो ये हमारा हो जाएगा एनाफेज का, लेट एनाफेज. ठीक है, और एट द एंड ऑफ टेलोफेज, अब जब टेलोफेज आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, और साइटोकाइनेसिस में ये दोनों ही आकर के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. तो अब एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस, नाउ दिस क्रोमोसोम नंबर, अब जो क्रोमोसोम नंबर होगा फिर से क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और जो C वैल्यू हो जाएगी वो भी अब अलग हो गई, दैट इज 2C हो जाएगी. सो दिस इज द वे हाउ टू चेंज द क्रोमोसोम नंबर एंड C value. Okay, so what is the C value? C value is the amount of the DNA content in the genome.
किसी भी जीनोम में पाया जाने वाला कंप्लीट जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं। जीनोम क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज द डीएनए फाउंड इन द सेलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक सेल से अगर जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इट मींस दैट सिंगल सेल एंड इनसाइड द न्यूक्लियस दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इट इंक्लूड्स बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। सो जनरली जो हम सी वैल्यू मेजर करते हैं वो हम किसकी करते हैं, हैप्लॉइड सेल की करते हैं। सो हैप्लॉइड सेल में पाए जाने वाला जो क्रोमोसोम या डीएनए कंटेंट होता है उसी को हम मेजर करते हैं एज अ सी वैल्यू। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया, सी, एंड सी वैल्यू को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, पिकोग्राम। ओके, अब यहाँ पे हमने चेंजेस की बात की, तो चेंजेस हमने क्या कहा कि जो हम एक सोमैटिक सेल लेते हैं दैट इज उसके पास क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, यानी कि दिस 2n मीन्स द वन सेट ऑफ फ्रॉम फादर and other set from the mother side and they make a 2n, that is 2n set, and these 2n set having it is in the form of homologous chromosome. So यहाँ पर starting में क्या है, किसी भी somatic cell का जो chromosome number है वो 2n है। Now C value में कितनी हो जाएगी, 2C, because n is equal to C. अब in a complete G1 phase there is no change in the chromosome number, so यहाँ पे कोई DNA replication नहीं हुआ, so no change in the C value and chromosome number. But during the S phase, the chromosome number, that is DNA number, will become double, क्योंकि DNA का replication हो रहा है, और DNA का replication कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ replication होता है, यानी कि एक DNA से दो DNA बन जाता है। DNA कॉपी बनने का मतलब ही होता है कि एक से दो सेट बन जाना। तो यहाँ पर जो DNA है वो क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम बट द सी वैल्यू बिकम्स डबल, दैट इज फ्रॉम 2C to 4C, यानी 2C से कितना हो गया, यहाँ पे 4C हो गया। G2 फेज में अगेन यहाँ पे भी कोई क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू उतनी ही रहेगी, यानी कि एट द एंड ऑफ द G2 फेज क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा और जो C वैल्यू है वो 4C, यानी कि यहाँ पे जो S फेज में चेंज हुआ था वो रिपीट यहाँ पे भी होगा। लेकिन when the cell enter into the mitotic phase, माइटोटिक फेज में प्रो फेज में भी कोई चेंज नहीं आना है, मेटा फेज तक भी कोई चेंज नहीं आना है, लेकिन जैसे ही एनाफेज होगा, सो एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में, यानी अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है तो वो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग द एनाफेज द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 4n हो गया, डबल का मतलब 2n से डबल कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और C वैल्यू तो उतनी ही रहेगी क्योंकि C वैल्यू एक सेम सेल के अंदर की बात हो रही है। सो टोटल डीएनए कंटेंट इन अ सेल, सो C वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। एट द एंड ऑफ द टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, जब कंप्लीट सेल डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर एक सेल में आधे क्रोमोसोम यानी कि एक साइड पूरा ऊपर चला जाता है, एक साइड नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर वापस से क्या होता है, फिर से वही जो नंबर होते हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 2C and the C value becomes chromosome number 2n and the C value becomes 2C. So this is how the changes takes place in the C value and the chromosome number. Okay, so in the other video we will discuss about the other kind of the changes, that is regulation of the cell cycle. So how the cell can regulate the cell cycle, and there are different kinds of the proteins and enzymes are required, so we will discuss in the later videos. Thank you so much.